नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। आपको बता दें कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। घटन लेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला SDG गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने के में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल UNDP ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं जिन संस्थाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है, उस पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। नहीं, प्रत्येक जनपदों में SDG की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। और हम लोग सतत विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके, कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। समाज को इकट्ठा करके कोशिश करें कि कम से कम हम स्वच्छ जल सब तक पहुंचाएं और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले, धारे, उनकी जल सुरक्षा पर ध्यान दें। और हम आज देख रहे हैं कि हमारे 90% जो हमारे जल स्रोत हैं, नौले, धारे, वो सब दूषित हो चुके हैं, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क सीवेज की वजह से कहें या जलवायु परिवर्तन कहें या अनियंत्रित निर्माण की तरह से कहें, कई सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं आज दूषित हो चुके हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गई है और उन्हें हर मजबूती से अपने क्षेत्रों में दायित्वों की जिम्मेदारी निर्वहन करने को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी के एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक की शुरुआत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने की। बैठक में नैनीताल उधम सिंह नगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए आह्वान सहित उन्हें आगामी क्रियाकलापों की जिम्मेदारी सौंपी गई।
लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं, तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रमों की दृष्टि चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर्फ ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है, उससे तैयारी के आधार पर हम एकतरफा लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर जीतेंगे और पिछली बार के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 2019 में हम लोग 3,75,000 वोट के लगभग मतों से इस संसदीय क्षेत्र को जीते थे। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी ही सरकार में 1,25,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। आखिर सरकार बताए कि उन एमओयू का हुआ क्या। उन्होंने आगे कहा कि उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, तो सरकार ये बताए कि कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला, कितनी जमीनों का इस्तेमाल हुआ और कितनी इंडस्ट्री उसमें लगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद आप चाहे लंदन जाएं या फिर कहीं जाकर रोड शो करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छी बात है आप प्रदेश में इन्वेस्टर्स लाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स मीट आप आयोजित कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा बार बार कहना ये है कि 1,25,000 करोड़ के आपके एमओयू हुए थे, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार थी। आप बता दीजिए कि उसमें से कितने इन्वेस्टर्स यहाँ आए, कितनी इंडस्ट्री यहाँ लगी, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितनी आपने जमीनों का इस्तेमाल किया, इसका जवाब तो दे दीजिए। प्रदेश को कितना राजस्व मिला। विधानसभा सत्र से वापस लौटे अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर नियमावली के अनुसार सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया। जहां विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि साल में 60 दिन सत्रों के सापेक्ष 12 से 15 सत्र आयोजित हो रहे हैं। कहा कि कम सत्रों के बावजूद भी कांग्रेस जनता की परेशानियों को विधानसभा में उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक कांग्रेस मुखर रहेगी। अल्मोड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें उन्होंने सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कम सत्र होने के बावजूद भी, कार्रवाई कम होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है वो मुखर होकर जनता की समस्याओं को सदन में रख रही है। सड़क से लेकर सदन तक जितनी भी समस्याएं लोगों के जीवन में हो रही है, उत्तराखंड की जनता को हो रही है, उसको सदन के सामने रख रहे हैं। एक तो वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र आहूत होना चाहिए, लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, सत्र मात्र 12 या 15 दिन चल रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता की आवाज बनके हम लोगों ने सदन में जो जनहित के विषय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो हमारी जितने भी संविदा आउटसोर्स से हैं, तदर्थ हैं, या उपनल के कर्मचारी हैं, जो हमारे जंगली जानवर हैं, चाहे वो हमारे बाघ हो, पशु आवारा
पशु हैं, कुत्ते हैं और बंदर हैं, इनको उठाया गया और उसके साथ साथ जो आज की आवश्यकता है कि एक सशक्त भू कानून होना चाहिए इस उत्तराखंड राज्य के अंदर, उस विषय को भी मेरे द्वारा उठाया गया। और वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिनकी भी जिम्मेदारी डेंगू की रोकथाम को लेकर है, उन तमाम लोगों को ऐसे हालातों को देखते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समय रहते अगर फॉगिंग नहीं करवाई गई और न ही नालियों की सफाई करवाई गई है, इसी के साथ ही फॉगिंग के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबाट हुई है, साथ ही मरीजों से भी जमकर लूट की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों की प्लेटलेट्स कुछ और हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ और बताई जा रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और गरीबों को दबाने का काम कर रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर दारोमदार था इस बात का कि डेंगू की समय रहते रोकथाम करना, इस वक्त फॉगिंग करना, टेस्ट ठीक तरीके से हो, उनके साथ कोई छलावा ना हो मरीजों के साथ, और जिस तरह से रिकॉर्ड मौतें अब डेंगू की वजह से हो रही हैं, उन तमाम लोगों को चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। देहरादून में लखीबाग, रेस कोर्स, पथरीबाग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड से लगे हुए इलाकों में डेंगू के मामले पहले दिन से ही लगातार सामने आ रहे हैं। भंडारी बाग ओवरब्रिज के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि भंडारी बाग में ओवरब्रिज का काम चल रहा है। रेलवे लाइन के दोनों तरफ से इलाके खुदे पड़े हुए हैं और यहां जगह जगह साफ पानी रुका हुआ है। शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके अलावा नगर निगम भी जिम्मेदार है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव का जिम्मा है। देहरादून में डेंगू के लिहाज से जो इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं, वहां कहीं न कहीं सरकारी निर्माण अधूरे रह पड़े हैं, जिससे इलाके में पानी रुका हुआ है और इससे डेंगू फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं जल भराव से पनप रहे डेंगू को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जहां जल भराव की समस्या बनी हुई है, वहां पर संबंधित विभाग लार्वा नष्ट कर रहा है, साथ ही फॉगिंग भी लगातार की जा रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ते डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव बढ़ता जा रहा है और इस जलभराव के बढ़ते हुए लार्वा भी बढ़ रहा है। हालांकि सरकार और नगर निगम कह रही है कि लगातार फॉगिंग की जा रही है, इसको लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहले दिन से ही लगातार मामले बढ़ रहे हैं और निर्माणाधीन कार्य जहां पर चल रहे हैं ज्यादातर, वहां पर पानी रुका हुआ है, जिसके कारण से ये खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो विभागों की हीला हवाली है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियां मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, जैसे मैं पहले भी बताया है कि 2 तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम ने और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है। इसलिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, लोग वहाँ कॉल कर रहे हैं अपने आप। तो ये जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो सब जगह हमने चस्पा कर रखे हैं। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी पेशेंट जा रहे हैं, डेंगू के पेशेंट, अगर किसी को प्लेटलेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको डोनर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में इस समय डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा आंकड़े इस समय डेंगू के हो चुके हैं। वहीं देहरादून राजधानी की अगर बात करें तो लगभग 655 से ज्यादा आंकड़े देहरादून राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम देहरादून फिसड्डी साबित होता दिखाई दे रहा है। वहीं देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा एवं देहरादून के नगर आयुक्त मनोज गोयल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिखता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को खोदकर ही छोड़ दिया गया, जिसमें वहां पर पानी भरने के साथ साथ उसमें मच्छर पनप रहे हैं। अब ऐसे में देहरादून स्मार्ट सिटी न होने की बजाय डेंगू सिटी बनकर रह गया है। नगर निगम देहरादून सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही निभा रहा है। मौजूद है नगर निगम देहरादून में, और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो राजधानी देहरादून में जो है लगातार डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल ही अगर मरीजों के आंकड़े की बात करें तो 655 के लगभग कल मरीज उत्तराखंड में डेंगू के पाए गए हैं। ऐसे में जो है पूरे उत्तराखंड में लगभग 1100 से ज्यादा मरीज अभी भी देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम जरा भी सतर्कता नहीं बरत रहा है, चाहे नगर आयुक्त हो या महापौर हो, वह जरा भी सतर्कता बरतते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है डेंगू के मरीज उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खोदी गई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पानी भर रहा है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और ऐसे में डेंगू का खतरा और अधिक बढ़ रहा है। नगर निगम सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। जरा भी जो है सीरियस नगर निगम नहीं दिखता है कि वह उत्तराखंड के जो बाशिंदे हैं उनके सेहत के लिए भी जरा थोड़ा बहुत भी सजग हो। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो उत्तराखंड के इस समय लोग हैं जो डेंगू से जूझ रहे हैं उनको कब तक राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर देहरादून। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए काम कर रही एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक नशा तस्कर को 55 लाख रुपए की 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले भी अभियुक्त पर अलग अलग थानों में एनडीपीएस के 2 और मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार नशा तस्कर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में सटे हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में प्रदेश में नशे की खेप लाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ड्रग पेडलर तक पहुंचाते थे। फिलहाल एसटीएफ नशा तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारी जो एसटीएफ की एएनटीएफ टीम है उसके द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। जो एसटीएफ की गढ़वाल टीम है, इसके द्वारा कल देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया है। अब खबर अल्मोड़ा जनपद से है, जहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के चालू न होने के कारणों का स्वयं अवलोकन किया, जिसमें सेंट्रल एसी से लगातार संचालित होने में आ रही समस्या आदि का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। भी है जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है, जहाँ पर टैंक और एसी यूनिट रखी है, वहाँ पर कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भरता है तो निकल नहीं पाता, जिस वजह से बिल्डिंग में सीलन आने की संभावना रहती है। वो हमने कहा है कि आज ही उसको ड्रेन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, सेंट्रल एसी का एक इशू आ रहा था, तो सेंट्रल एसी अब से चालू हो गया है और ये हमेशा ही अब चालू रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 महीने चलाएंगे और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ रहेगा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस बीच ही अपनी ट्रेनिंग भी हो। और सीधा लिए चलेंगे आपको देहरादून, जहां आयुष्मान भव कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं।
मैं अभिनंदन करता हूं कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आज शुभारंभ हुआ है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। रक्तदान के शिविर इस अभियान के तहत नियमित गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान एवं सामाजिक एकजुटता में भी जागरूकता के साथ और अंगदान की शपथ अभी हमको आदरणीय महामहिम जी के द्वारा दिलाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है। और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं, मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा, चूंकि हमारे राज्य का आज पूरा तंत्र यहां पर है जो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रित करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं, लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं न कहीं प्रयास करना होगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसका पारंपरिक जो ज्ञान कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी नेमत दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी प्रसिद्धि पा लीजिए, यश पा लीजिए, धन कमा लीजिए, दौलत बना लीजिए, मकान बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं सच कह रहा हूं कि आप लोगों ने स्वयं भी महसूस किया होगा, मैंने कई बार महसूस किया, अगर थोड़ा भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो फिर हमारे सामने कितनी भी अच्छी तस्वीर क्यों न हो सर, वो तस्वीर हमको अच्छी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं तो जब भी आप सबके कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं जीवन का पहला सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का तीसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का चौथा सुख अच्छा स्वास्थ्य और जीवन का हर सुख, अरे आप ही लोग बोल दीजिए, माने कि जीवन का अगर कोई भी सुख चाहिए तो अच्छे स्वास्थ्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मानिए कि आप लोग इस धरा में भगवान ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है, जहां स्वयं को तो स्वस्थ रखना ही है, स्वयं के साथ साथ संपूर्ण समाज को, धरा में, आसपास, संपर्क में सबको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित करना है। ये काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए लोगों को, हमारे चिकित्सकों को
उन सबको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियां हैं, वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। 3 सितंबर को जिला आबकारी कार्यालय में शराब के मामले में ट्रैक्टर जब्त किया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब्त किया हुआ ट्रैक्टर ही चोरी का लिया गया। वहीं विभाग ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके साथ हरकत में आई पुलिस ने 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के प्रकरण के मामले में एक कार भी बरामद की, जिसका खुलासा एसपी सिटी मनोज कात्याल ने अपने कार्यालय में किया। 5 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक सरकारी कार्यालय से वहां की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो एक माल मुकदमाती था उसके एक्सचेंज करने, उसको चोरी करके उसकी जगह दूसरा ट्रैक्टर खड़ा करने की घटना हुई थी। इसमें 2 अरेस्टिंग करके हम लोग पहले भी इसमें 2 अरेस्टिंग कर चुके हैं और जो ट्रैक्टर था वो भी हम लोग बरामद कर चुके हैं। इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे और उस इन्वेस्टिगेशन में आए फैक्ट्स के बेस पे हम लोगों ने 4 लोगों को और अरेस्ट किया इसमें, और इन 4 लोगों से भी हमें कुछ क्लूज मिले हैं, जिसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनके से एक कार भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, और कुछ फोन हमें बरामद हुए हैं इस घटना से संबंधित, और इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।